जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी। सुंदर नगर में सीवर के पास पीने के पानी की लाइन डालने पर एसडीओ और जेई को चार्जशीट करने के आदेश दिए। बिजली कर्मचारियों के घर के मीटर चेक करने के निर्देश दिए गए। बेदी का हुड्डा पर निशाना, बोले उन्होंने कुंवर के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं को कमजोर कर रहे हैं। हुड्डा ने विश्नोई, किरण, सुरजेवाला, जिंदल, सैलजा और कौशिक का क्या हाल किया है यह जग जाहिर है। और हमारी चर्चा में भी है, ये पार्टी की चर्चा में भी है और सरकार की चर्चा में भी है। क्योंकि मैं दोनों बातें इसलिए कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूं और हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री भी हूं। तो मैं दोनों बिहार पे बात कर रहा हूं कि पार्टी ने इसके ऊपर काफ़ी चिंतन और मंथन कर लिया है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी इस पे अपना बयान दे देंगे। ला रहे हैं वो भी रिपोर्ट में लेके आएंगे, फिर देखते हैं 50,000 रुपये फ्री करके आपका आसान देख दिया ना, तो 50,000 स्कीम आ गई, आपको ब्याज छोड़ देगा, आगे आप सरचार्ज छोड़ देगा, कुछ आ गया वो कर दिया आपने, और उसके साथ तो क्या कर रखा होगा आपने, उसकी हालत क्या बनी पड़ी होगी। अननेसेसरी तो हमारे जैसे भी हो जाते हैं आदमी यार। कितने लोग होंगे आदमी लोअर कोर्ट में फंसते, सेशन में जाता है, सेशन में फंस जाए, ना समझ में आए तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां के बाद राष्ट्रपति में जाएगा। इनकी ना कोई अपील ना कोई दलील, ये जो कुछ भी करेंगे यही करेंगे। आप ही आओगे कैसे उनके में दिखाओ एक बार करा लो, उनके चेक करो, मत या रिटर्न ऑर्डर करो, कोई इशू नहीं है। ले अगली बारी देखो कितने लोगों को चेक किया आपने, अपने घर में भी आकर लेना चाहिए कभी कभी ना। तो सरकार ने, पार्टी ने, सीएम साहब ने भी वादा किया था, जैसे सिलेंडर 500 रुपए का या और महिलाओं को पेंशन सुविधा, वो जो था जो वादा, मतलब वो कब से शुरू करेंगे, प्रायोरिटी पे कौन सा कैश लेंगे सर? देखिए अभी वो डिपार्टमेंट वाइज चिंतन मंथन चल रहा है और जो मुख्यमंत्री जो वादे किए थे, 25,000 लोगों को वादा किया था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, रोजगार आपको पहले दूंगा, DSC का वादा था वो पूरा कर दिया, और महिलाओं को गैस सिलेंडर का था वो भी पूरा कर दिया। इस पे भी हमारा चिंतन मंथन चल रहा है और आपको शीघ्र ही इसकी डेट बता देंगे। ना नीयत है ना नीति है, बताओ आज 2-2.5 महीने हो गए हैं, 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया था और आज 25 नवंबर हो गई है, कितने दिन हो गए? 1.5 ठीक है जी। अभी तक वो 37 लोगों में से एक विधायक दल का नेता चुनना है, वो नहीं चुन पा रहे। उदय बयान दे रहा बेचारा, घर में कोई पूछ नहीं रहा, उड्डा गिरा उसको कोई पूछता नहीं, कहीं है नहीं, कुछ लेना देना नहीं। तब तो ये लोग इतने घमंड में थे चुनाव से पहले कि जैसे बस आज ही कुर्सी पे जाके बैठ गए, जलेबियां तुरवा रहे, घोड़े मंगवा लिए, बैंड मंगवा लिए, ढोल बजवा लिए। कहाँ थे ढोल? जब तो कह रहे थे कि नौकरियां 50 वोट पे नौकरी देंगे, एक बंदा बयान दे रहा, कह रहा पहला अपना करूंगा भाई, फिर इस धारा का करूंगा, थोड़ा बहुत बच गया फिर तारा करूंगा। कमाल की बात है सर। बीपीएल परिवार कांग्रेस के लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, लगता था, और लोकदल का भी इतना बड़ा लोकदलीकरण कभी नहीं हुआ होगा जितना कांग्रेस का लोकदलीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया अपने बेटे के लिए। नवीन जिंदल आज पार्टी में नहीं है, किरण चौधरी आज पार्टी में नहीं है, कुलदीप बिश्नोई आज पार्टी में नहीं है, रमेश कौशिक पार्टी में नहीं है, धर्मवीर जी पार्टी में नहीं है, कैप्टन अजय यादव का क्या हाल कर रखा है, शैलजा जी का क्या हाल कर रखा है, और रणदीप का क्या हाल करके, जब तो उसको अपने राजकुमार को बचाने के लिए सब पार्टी से निकाल दिए। अब रोना ईवीएम का रो रहे हैं। ईवीएम ने थोड़ी वोट पानी थी, वोट तो लोगों ने डालनी थी। नहीं समझ रहे मेरी बात? वोटें ईवीएम ने नहीं डालनी थी। जब 5/5 आ गई ना, 10 में से 5 आ गई, तब तो कहते थे कि बीजेपी लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब उल्टा पड़ गया, अब ईवीएम कोरोना। जब 5 सीटें आई तब तो उन्होंने ईवीएम के बारे में एक बात भी नहीं कही। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो मैं आज जमुनानगर की मीटिंग लेने के लिए आया हूँ। अब मुझे इस बारे में कोई बयान देने की जरूरत नहीं है, और कुलदीप बिश्नोई बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं और इस प्रकार की बातें कोई दम भी नहीं है। कांग्रेस खुद मरी पड़ी है, कहाँ जाएगा कोई? क्यों जाएगा?
अब मुझे नहीं पता आप क्यों इस बात का बात कर रहे हैं जमुनानगर के अंदर बैठे हैं। सर कांग्रेस जो उसमें सीवरेज वाले मसले में जो है कार्रवाई की बात कही है। हाँ वो जेई है, वैसे तो डिपार्टमेंट से पहले ही उसके खिलाफ चार्जशीट का मैटर आया है, परंतु उसमें कोई कोताही ना बरते और उसका एसडीओ भी को भी हमने उसके लिए लायबल समझा है कि सीवर लाइन के बीच में से पीने के पानी की पाइप डाल दी और रास्ता बनाने की बजाय अधिकारियों ने, और वो पूरा गांव बीमार पड़ गया और अभी भी उसका सुधार करने की स्थिति में वो मुझे लग नहीं रहे थे, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना बनता था। और एक इसी प्रकार से बैंक ने क्या एक्शन लिया सर इसमें भी? उसको चार्जशीट के लिए पहले ही नोटिस किया, मैं भी उसको रिकमेंड करके आया हूँ भाई ये जल्दी जल्दी इसको करके चार्जशीट करेंगे उसमें। और एसडीओ को भी? हाँ जो दोनों है। सर एक बीपीएल परिवार का सर बैंक वाला आप बता रहे वो रिप्रेजेंटेटिव बैंक ने रखे हैं, पंजाब नेशनल बैंक ने, और वो उनके 1.5 लाख रुपए गरीब आदमी के खा गया। उसको 50,000 तो दे दिए, 1 लाख रुपए के लिए लिपापोती कर रहे हैं, वो डेट दे रहे हैं। अरे नेशनलाइज बैंक की साख का मैटर है, पंजाब नेशनल बैंक को उसने पैसे दिए, ना कि एक व्यक्ति को पैसे दिए। तो उनको भी मैंने कहा या तो उसको निपटान करें, नहीं तो उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे, बैंक के खिलाफ एफआईआर करेंगे हम तो। सर इसमें जैसे कैशियर ने पैसे लिए तो वो बैंक के खाते में जाने चाहिए थे, क्योंकि कैशियर बड़ी पोस्ट हाँ वो होती है। बड़ा गंभीर मुद्दा था, मेरे ध्यान में जब आया तो मुझे वो सीरियस लगा। एक बार तो मैं भी इसको सेटिस्फाई हो गया था, परंतु जैसे हमारे सपना जी ने इस बात को ध्यान में दिलाया और फिर मेरे दोबारा मैंने उसको उस केस को पूरी तरह स्टडी किया तो वो वाकई गंभीर मसला था और बैंक को अपनी जिम्मेवारी समझ ही नहीं रहा उसमें। उसमें कुछ अधिकारियों की तरफ से क्लीन चिट दे दी थी, उसको क्लियर कर दिया गया। रिपोर्ट मेरे सामने आई है और मैंने उसकी जांच के लिए कहा भी है, और अब बात तो ये है कि वो दरख्वास्त देगा कि नहीं देगा, परंतु मैं तो स्ट्रिक्टली कहा आपके सामने भाई इसको मजबूती से इस बात को उठाएं। सर जैसे पीड़ित खुद इस बात को लेकर डर रहा था, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई करनी? और पीड़ित को तो मैंने तो हौसला देने की जो मैं जो कर सकता था उसका धैर्य और उसको विल पावर उसकी मजबूत, तो मैं तो हर प्रकार का उसको आश्वासन दिया और सरकार ने हमारे अधिकारियों ने भी आश्वासन किया। हमारे डी साहब खुद गंभीर थे, एसपी साहब गंभीर थे और एसपी साहब को कहा कि इसकी दरखास्त लेकर कार्रवाई करो। सर जैसे एडीएम ने कहा कि 4-5 मामले ऐसे आए थे, एक एक चीज को बड़ा ब्रीफली पढ़ा सामने आई, वो परिवार की इतना लगता ही नहीं है कि इतना उनका लोड होगा पावर का, इतना वो उनका हर, अब वो जब वो दिखा रहा है मीटर उसमें तो 50 यूनिट पर डे निकाल रहा है वो, और बाद में वो महीने की 140 यूनिट कुछ ऐसा बता रहा है, तो उसका मामला तो गंभीर है ना जी। मैंने कहा कि अगले महीने मुझे रिपोर्ट चाहिए, मुझे मैंने बोला मीटिंग में कि आप एक्शन हो, आपके जो बिजली के कर्मचारी हैं उनके मीटर भी चेक करो ना एक बारी, उनके भी घर जाके रेड मार के आओ, उनके बिल भी चेक करो। अब ये सब आपके ऊपर तो है, हर बातें उनके सारे कानून तो आपके ऊपर तो है। आप बताओगे कि मैं मीडिया का आदमी हूँ तब भी वो 20 तरह के कानून लगाएंगे, कोई अधिकारी बात करेगा तब भी ये बात करेंगे, कोई मंत्री या एमएलए बात करेगा उससे भी इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने प्ले बना के रखी हुई है जी, पॉसिबल नहीं है जी, संभव नहीं है जी, फला नहीं है जी। तो हमने कहा कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी चेक कर लो ना एक बार। सर वक्फ बोर्ड का भी कोई मामला था? दी हुई है और किसी व्यक्ति ने कब्रिस्तान पे कब्जा किया है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है कब्रिस्तान, और उस कब्रिस्तान को उन्होंने जब कब्जा छुटवाया तो वो आदमी ने लोगों से मारपीट की, झगड़ा किया और वो स्टेटस को क्या मैटर भी जहाँ तक मेरे ख्याल में आया, परंतु हाई कोर्ट में चला गया वो, और स्टेटस को के बाद भी वो उसको कब्जा कर रहा है, उसमें बिना वजह उसमें घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। वो सारा वक्फ बोर्ड के साथ जुड़ के मैंने अधिकारियों को ड्यूटी लगाई है कि उसको जांच की जाए। सर वक्फ बोर्ड से बहुत से विषय को लेकर वो दोबारा दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, परंतु वो केवल हरियाणा का विषय नहीं है, ओवरऑल है, ओवरऑल भी है, और विशेष तौर से तो पंजाब के लोग हैं, पंजाब के विषय ज़्यादा है, पंजाब की जीरी परचेज का विषय है, पंजाब की और जो किसानों के खिलाफ जो पर्चे दर्ज किए हैं सरकार ने विड्रा नहीं किए, तो वो सारे विषयों को लेकर वो दोबारा बात कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार गंभीर नहीं है, हरियाणा सरकार ने तो सबसे बड़ा फैसला कर दिया कि एमएसपी का सबसे बड़ी मांग थी किसान की, और नायब सिंह सैनी जी ने कितना बड़ा दिल दिखा के एक एक फसल का दाना दाना एमएसपी पे और 24 घंटे के अंदर पेमेंट किसान के खाते में देने का इतना बड़ा एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया, देश के किसी भी स्टेट ने नहीं किया। उसमें मैं जितनी भी स्टेट्स हैं वो हौसला नहीं कर पा रही। नायब सिंह सैनी जी ने जो कदम बढ़ाया, और जो एमएसपी के सबसे बड़े हिमायती हैं कांग्रेस के लोग, वो हिमाचल में नहीं कर पा रहे, आम आदमी पार्टी के लोग पंजाब में नहीं कर पा रहे, दिल्ली में नहीं कर पा रहे। तो एक ऐतिहासिक कदम नायब सिंह सैनी जी ने उठाया। तो बहुत सी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं और हमारी चर्चा में भी है, ये पार्टी की चर्चा में भी है और सरकार की चर्चा में भी है। क्योंकि मैं दोनों बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री भी हूँ और हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री भी हूँ।
तो मैं दोनों ब्याह पे बात कर रहा हूँ कि पार्टी ने इसके ऊपर काफ़ी चिंतन और मंथन कर लिया है और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी इस पे अपना बयान दे देंगे। आपकी बात को इंटरप्ट किया तो मैं बात कर लूँगा और जो पॉसिबल है होने वाला काम करेंगे। सर बिश्नोई को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि कभी भी वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा सकते हैं। मैं आज जमुनानगर की मीटिंग लेने के लिए आया नहीं सर, फिर भी पॉलिटिकल सवाल है, आप इस बारे मिनिस्टर में कोई बयान देने की जरूरत नहीं है और कुलदीप बिश्नोई बड़े हमारे सीनियर लीडर हैं और इस प्रकार की बात में कोई दम भी नहीं है। कांग्रेस खुद मरी पड़ी है, कहाँ जाएगा कोई, क्यों जाएगा? मुझे नहीं पता आप क्यों इस बात का बात कर रहे हैं। जमुनानगर के अंदर बैठे सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पे किसानों को लूट रहे थे। यहाँ का सड़कों का, पार्कों का पैसा भी जमुनानगर का, आप लोग तो भुगतभोगी हो। यहाँ के पार्कों का पैसा भी जब तो किलोई संघी में जाके रखता था। और लोकदल का भी इतना बड़ा लोकदलीकरण कभी नहीं हुआ होगा इतना कांग्रेस का लोकदलीकरण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया अपने बेटे के लिए। नवीन जिंदल आज पार्टी में नहीं है, किरण चौधरी आज पार्टी में नहीं है, कुलदीप बिश्नोई आज पार्टी में नहीं है, रमेश कौशिक पार्टी में नहीं है, धर्मवीर जी पार्टी में नहीं है, कैप्टन अजय यादव का क्या हाल कर रखा है, शैलजा जी का क्या हाल कर रखा है और रणदीप का क्या हाल करके जब तो उसको अपने राजकुमार को बचाने के लिए सब पार्टी से निकाल दिए। अब रोना ईवीएम का रो रहे हैं। ईवीएम ने थोड़ी वोट पानी थी, वोट तो लोगों ने डालनी थी। नहीं समझ रहे मेरी बात? वोटें ईवीएम ने नहीं डालनी थी। जब 5/5 आ गई ना 10 में से 5 आ गई तब तो कहते थे कि बीजेपी लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब उल्टा पड़ गया, अब ईवीएम को रोना। जब 5 सीटें आई तब तो उन्होंने ईवीएम के बारे में एक बात भी नहीं कही। नहीं समझ रहे मेरी बात? वो अपने भाग्य को रोने की बजाय, अपने कुकर्मों को रोने की बजाय ईवीएम को मत रो। हमने तो नहीं कहा कि 5 सीट 5 झारखंड के अंदर ईवीएम खराब है। लोगों का अधिकार है वो